हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। जैसा कि अपना चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी फोर्थ में फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण में हमने बात कर ली थी प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की, कुछ में से केवल एक प्रकाश हुआ था। आज हम बात करते हैं बाकी के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला नाम आता है आपके पास लाइट था, लाइट के बाद दूसरा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो कारक होता है, कच्चा पदार्थ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रकृति में निश्चित होती है, इसलिए जैसे जैसे हम इसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये एक कच्चा पदार्थ है, कच्चा पदार्थ है। प्रकृति में इसकी मात्रा वातावरण में CO2 की मात्रा 0.03% होती। इसे बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। यदि हम इसकी मात्रा को, ठीक है, वातावरण में CO2 की मात्रा 0.003% होती, इसे 0.05% तक बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, इससे अधिक सांद्रता उत्तकों पर विषैला प्रभाव डालती। अतः प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती। तो दोस्तों जरा सा इसके बारे में कुछ बातें हम करें तो आपके पास आता है प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए आपने इक्वेशन लिया 6CO2 + 6H2O प्लस सनलाइट, या डायरेक्ट कर देते हैं इसको अपन, ये आती है सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। इसकी उपस्थिति में आपके पास बनता है ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो कच्चा पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में इसकी मात्रा निश्चित है, इसमें हम कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रकृति में 0.003% होती है। यदि हम इसको ppm में लिखें तो आप इसको 300 ppm कह सकते हो, 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन होती, ठीक है। बाई चांस आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि वातावरण में हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को 300 ppm कर दें तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव होगा, तो इतनी तो है ही, हमने क्या कर दिया। इसलिए याद रखिएगा 300 ppm तक सामान्य प्रकाश संश्लेषण होता है, उसकी दर पे कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि इतनी तो मात्रा पहले से वातावरण में उपस्थित होती है। इसकी रेंज बताते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, ये 0.003% से लेकर ये 0.04% तक होती है। आपकी NCERT ये कहती है, पर एग्जैक्ट डाटा लगभग हम लोग इसको इतना ही मानते हैं, 0.036 के आसपास मानते हैं। तो ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। अब इसके बाद जैसे जैसे आप लोगों ने CO2 की मात्रा जो है वातावरण में बढ़ाई, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। उसका रीजन ये है, हमने सीमाकारी कारकों का सिद्धांत पढ़ा। जैसे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से सीमाकारी कारक CO2 होता है, ठीक है। अब बाकी के कारक जो है वो अधिक मात्रा में अभिक्रिया की दर को नियत किया हुआ है किसने, CO2 ने। और CO2 की मात्रा बढ़ाओगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर अपने आप बढ़ जाएगी।
पर ऐसा नहीं है कि ये अनंत बढ़ेगी। उसके लिए आपने लिखा है इससे अधिक सांद्रता उत्तकों पर विषैला प्रभाव डालती है। आप लोग सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय स्वभाव की होती है और अम्लीय स्वभाव के होने के कारण उत्तकों का अम्लीयकरण हो जाता है और उससे उत्तकों की डेथ हो जाएगी पीएच बदलते ही, और उससे क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा फिर, यदि उत्तकों की डेथ हो गई तो इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग अलग प्रकार के पादपों के लिए अलग अलग व्यवस्था दर्शाती है। देखिए C4 प्लांट्स जो होते हैं ना, C4 प्लांट्स के अंदर पेप्को एंजाइम जो होता है, पेप्को एंजाइम 360 म्यू लीटर पर लीटर सांद्रता पर ही सक्रिय हो जाता है। पेप्को एंजाइम जो है ये आपके पास मिलेगा C4 प्लांट्स में, इसलिए C4 प्लांट्स की ऑक्सीजन संवेदनशीलता इसकी कार्बन डाइऑक्साइड संवेदनशीलता 360 म्यू लीटर पर लीटर होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा C3 प्लांट्स जो है उनके लिए संतृप्तता बिंदु होता है 400 म्यू लीटर पर लीटर। ये इस पे रूबिस्को एक्टिव होता है, तो रूबिस्को को ज्यादा मात्रा की कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जबकि पेप्को निम्न सांद्रता पर भी सक्रिय हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि C4 पादपों में पेप्को एंजाइम 360 म्यू लीटर पर लीटर CO2 सांद्रता पर सक्रिय हो जाता है, जबकि C3 पादपों में रूबिस्को को अपेक्षाकृत उच्च मात्रा में CO2 सांद्रता की आवश्यकता होती इसकी संतृप्तता बिंदु 450 म्यू लीटर पर लीटर होता है। अब आप ये देख सकते हो कि C4 पादप कार्बन डाइऑक्साइड की न्यून मात्रा को भी काम में लेने की जो है ना और क्षमता रखते हैं, जबकि C3 पादप इस सांद्रता पे क्रियाशील नहीं होते। इसीलिए दोस्तों अपन ने बात की थी, जब C4 पादपों की बात की थी तब हैच एंड स्लैग साइकिल में या कैम साइकिल में कि श्वसन में निकलने वाली CO2 भी ये पेप्को एंजाइम जो होता है ना उसको स्थिरीकृत करने की क्षमता रखता है, जबकि इतनी सी सांद्रता पर रूबिस्को जो है वो सक्रिय नहीं हो पाता। तो श्वसन में निकलने वाली CO2 को रूबिस्को काम में नहीं ले सकता क्योंकि निम्न सांद्रता होती है उसकी, और पेप्को काम में ले लेता है। ये हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राकृतिक रूप से सीमाकारी कारक है, प्रकाश संश्लेषण हेतु प्राकृतिक रूप से सीमाकारी कारक है। CO2 प्राकृतिक रूप से प्रकाश संश्लेषण हेतु सीमाकारी कारक है, परंतु जलीय पादपों में यह सीमाकारी कारक नहीं है, क्योंकि जलीय पादप CO2 का अंतर्ग्रहण
CO2 का अंतर्ग्रहण बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में करते हैं, आयनों के रूप में करते हैं। ठीक है। जलीय पादप सीधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं कर पाते गैसीय अवस्था में, इनको बाइकार्बोनेट आयनों की आवश्यकता होती है, तो ये बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जल। तीसरा, लाइट के बाद जल। देखिए, जल सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसमें जल जो है वो कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में जल कच्चे पदार्थों के रूप में कार्य करता है, पर यहां पर स्टूडेंट्स आपको बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जल जो होता है ना, अवशोषित जल का, कुल अवशोषित जल का 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण या अन्य जैविक क्रियाओं में काम आता है। बाकी लगभग 99% जल जो है वो किसी न किसी अवस्था में बेकार चला जाता है। देखा जाए तो 90% जल तो वाष्पोत्सर्जन में उत्सर्जित हो जाता है, 10% पादप के शरीर में बसता है, उसमें से इसमें तो 1% से भी कम काम में आता है। तो याद रखिएगा, जल सीमाकारी कारक नहीं है, परंतु कुछ परिस्थितियों में यह सीमाकारी कारक हो सकता है। यह अन्य क्रियाओं को प्रभावित करता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर पर इसका प्रभाव होगा। आप लोगों ने वाष्पोत्सर्जन पढ़ा है। जब जल की मात्रा कम होती है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं। यदि पत्तियां मुरझा जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पत्तियों का सतह क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और सतह क्षेत्रफल कम होने से जो है ना प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब प्रकाश कम मात्रा में ग्रहण कर पाएंगी पत्तियां। दूसरे नंबर पे, यदि जल की मात्रा कम हो गई तो रंध्र बंद हो जाएंगे, और रंध्रों के बंद होने से प्रकाश संश्लेषण की दर अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कम हो जाता है। तो इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण घट जाता है। इसके अलावा उपापचयी क्रियाओं को ये कम कर देता है। यदि जल की मात्रा कम हो जाती है तो उपापचयी क्रियाओं की सक्रियता घट जाती है, एंजाइमों का तनुकरण घट जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। तो जल सीधे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता, परंतु ये अन्य क्रियाओं को प्रभावित करके प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित कर सकता है। तो हमारे पास आया जल, यह है प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्चा पदार्थ। नंबर 2, परंतु कुल अवशोषित जल का 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट, जल उपापचयी सक्रियताओं हेतु आवश्यक होता। अगला पॉइंट, सामान्यतया जल सीमाकारी कारक नहीं है, परंतु इसके कारण, इसकी कमी के कारण अन्य प्रक्रम बाधित होने से प्रकाश संश्लेषण की दर
घट जाती। जल की कमी से रंध्र बंद होने से गैस विनिमय घट जाता, अतः प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाती। पत्तियों में मुरझान आने से सतह क्षेत्रफल घट जाता, जिससे प्रकाश अंतर्ग्रहण कम होने से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती। नेक्स्ट, एंजाइमी सक्रियता कम हो जाती। तो दोस्तों बात हमारी सिंपल सी थी कि जल जो होता है वो सीधे सीधे तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अवशोषित जल का लगभग 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। परंतु क्या होता है, इसकी वजह से उपापचयी सक्रियताएं जो है ना वो प्रभावित होती हैं। इसके लिए आवश्यक होता है। सामान्यतः जल सीमाकारी कारक नहीं है, क्योंकि इतना सा जल काम आता है, और परंतु इसकी कमी से अन्य प्रक्रम जो है ना वो बाधित हो जाते हैं। जैसे रंध्र बंद होने से गैसों का विनिमय घट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता घटेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। सतह क्षेत्रफल घटेगा, प्रकाश की मात्रा घटेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी, और साथ साथ में एंजाइमों की सक्रियता घट जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। अब हमने इसको कहा कि जल सामान्यतः सीमाकारी कारक नहीं है, परंतु मरुस्थलीय पादपों के लिए ये सदैव सीमाकारी कारक होता, क्योंकि मरुस्थल में जल की ही कमी होती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर। मरुस्थलीय पादपों के लिए जल सीमाकारी कारक होता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जल। अब आता है दोस्तों तापमान, ताप। टेम्परेचर। देखिए ताप जो है वो एंजाइमी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। दरअसल एंजाइमी क्रियाएं जो होती है ना वो ताप से प्रभावित होती हैं, और ताप बढ़ने के साथ साथ एंजाइमी क्रियाएं बढ़ती हैं, परंतु एक निश्चित सीमा तक। उसके बाद एंजाइमों का विकृतीकरण होने से जो है ना प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाए। तो ताप जनरली हमने कल एक जो ना ग्राफ खींचा था इस तरीके का, ये है अभिक्रिया की दर, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर, फोटोसिंथेसिस की दर, और ये था टेम्परेचर। जब आपके पास तापमान कम था तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम थी, और जैसे जैसे आपने तापमान बढ़ाया प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई, और इस बिंदु पे सर्वाधिक थी, जिसको आपने अनुकूलतम बिंदु कहा था।
35 डिग्री सेल्सियस। ये 0 था और ये 50 डिग्री सेल्सियस था। तापमान बढ़ाने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, क्योंकि एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे जैसे एंजाइम सक्रिय होते हैं, इस बिंदु पर आते आते प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। उसके बाद आपने यदि ताप बढ़ाया तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगेगी, क्योंकि एंजाइम विकृत होने लगे और धीरे धीरे एंजाइम विकृति की तरफ बढ़ेंगे। तो 50 डिग्री पर हम मानते हैं कि एंजाइम पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं और अभिक्रिया की दर पुनः शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ताप का क्या रोल होता है, जरा सी बात कर लेते हैं। देखिए, ताप जो है वो एंजाइमी सक्रियता के लिए आवश्यक है, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे। ताप एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करता है, सक्रियता को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट, अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया पूर्ण रूप से एंजाइम आधारित होती, एंजाइम आधारित होती। अतः ताप में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती। परंतु एक निश्चित ताप परास के पश्चात एंजाइमों के विकृतीकरण के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती। प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम पूर्ण रूप से विकृत हो जाते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है, जैसा कि हमने बातें कर ली इसकी सारी। एंजाइमी सक्रियता को प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने पर एंजाइम की सक्रियता बढ़ती है, ताप घटाने पर एंजाइम की सक्रियता घटती है। परंतु ताप निरंतर बढ़ाया जाए तो एंजाइम विकृत होने से जो है क्या होता है, अभिक्रिया की दर घट जाती है। तो अंधकार अभिक्रिया में जितने भी पार्ट होते हैं सारे के सारे एंजाइम आधारित होते हैं। इसलिए ताप में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है, परंतु ये निश्चित प्रास तक ही पाई जाती है, 25 से 35 तक। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर में पुनः कमी आने लगती है। प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपके पास ये जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं, उनके लिए तापमान प्रास 10 से 15 डिग्री सेल्सियस भी होती है।
तो शंकुधारियों के लिए 10 से 15% होती है और बाकी के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होती है। देखिए ताप सामान्यतः क्या है, एक सीमाकारी कारक नहीं है, परंतु ठंडे प्रदेश में उगने वाले पादपों के लिए ताप भी सीमाकारी कारक होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो बहुत तेज सर्दियां होती हैं तब प्लांट की ग्रोथ लगभग नगण्य हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि जो है ना उपापचयी सक्रियता कम हो जाती है, एंजाइमों की सक्रियता घटने से। तो ये था हमारे पास ताप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, अगला O2। देखिए ऑक्सीजन एक अंतिम उत्पाद होता है, प्रकाश संश्लेषण का एक अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन, परंतु इसकी मात्रा कम करने से प्रकाश संश्लेषण पे कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो ये प्रकाश संश्लेषण पर विपरीत प्रभाव डालती है और रूबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजनेज में, मतलब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की भांति व्यवहार करने लग जाता है। इस दशा में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन यह प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। दूसरा, इसकी उच्च सांद्रता प्रकाश श्वसन को प्रेरित करती है, आता है प्रकाश संश्लेषण लब्धि घट जाती, ये था दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन। कभी सीमाकारी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि काम में तो लिया नहीं जाता, अधिक मात्रा हो जाती है तो विपरीत प्रभाव भी डालती है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता। अब आते हैं हम लोग, ये तो थे बाह्य कारक, अब हम आते हैं आंतरिक कारकों। आंतरिक कारक जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारक। देखिए क्या क्या आता है। नंबर 1 आपके पास आता है क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा। दूसरे नंबर पे आता है उत्तकों का संगठन, उत्तकों का संगठन। तीसरे नंबर पे आता है पर्ण विन्यास, ठीक है, इसको पर्ण स्थिति भी कह सकते हैं। दरअसल क्या होता है, तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं अपन। आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। यदि आपके पास क्लोरोफिल उपस्थित है तो ये सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी रखेगा और प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। चितकबरी पत्तियां जो होती है ना, उनके अंदर इसको आप प्रूव कर सकते हैं, जिनके अंदर जहां जहां पर क्या होता है क्लोरोफिल नहीं होता वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होगी, ठीक है। प्रकाश क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी, प्रकाश को कम मात्रा में अंतर्ग्रहित किया जाएगा और प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। उत्तकों का संगठन, अब आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती और सीमाकारी कारक यही है। तो क्या करेंगे, आपने यदि क्या किया, मतलब उत्तक जो है ना वो इस तरीके से एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे हुए, तो इन कोशिकाओं में कितना भी क्लोरोफिल क्यों ना हो, ये लाइट को ट्रैप कर सकती हैं, परंतु इसके अंदर सतह क्षेत्रफल घट गया
और सतह क्षेत्रफल कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान कम होगा, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो है कम होगी, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद कम बनेंगे। और यदि उत्तक इस तरीके से व्यवस्थित है, ऐसे ये खाली अवकाश है, तो खाली अवकाश होने से क्या होता है, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सतह क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी। अरे भाई इसकी ये सतह दोनों फ्री है ना, देखो चारों तरफ से ऐसे फ्री है, तो ये पूरी सतह से गैसों का आदान प्रदान कर सकता है, तो इसमें CO2 की उपलब्धता ज्यादा होगी, इसमें CO2 की उपलब्धता कम होगी। तो इस स्थिति में इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम और इसमें अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो सघन बंधित उत्तकों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। फिर आता है पत्ती का विकास, संख्या, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें एक साथ। पत्ती देखिए इस तरीके की है, तो सतह क्षेत्रफल कम हो गया और क्षेत्र मतलब इसमें क्षेत्रफल भी लिख दो और संख्या भी लिख दो, ये लो सारी चीजें लिख सकते हैं। एक पत्ती आपके पास ऐसी है, इसका सतह क्षेत्रफल अत्यंत कम है, क्या प्रकाश संश्लेषण सामान्य हो सकता है? बहुत कम होगा, लाइट कम मात्रा में ट्रैप करेगी। और एक पत्ती की साइज ये है, इसको ज्यादा मात्रा में प्रकाश मिलेगा और सिंपल सी बात है प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी। तीसरी कंडीशन, पत्तियां जो है कैसे लगी हुई हैं कि उनको सूर्य का प्रकाश, एक तो पत्ती ऐसे लगी है, वो इस सतह को सूर्य का प्रकाश मिलता है, एक पत्ती ऐसे लगी हुई है, सतह को प्रकाश कम मिलता है। तो पर्ण का विन्यास किस तरीके का, क्षेत्रफल चौड़ी कितनी है और पादप पे पत्तियां कितनी है, इसके आधार पर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्धारित होती है। ये था हमारे पास एक छोटा सा कार्यक्रम, बात पूरी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आंतरिक के अंदर। अब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रयोगों की बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग। देखो सबसे पहला, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन विमुक्त होती है, कैसे पता चले? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फन्नल लेते हैं, कीप, और इस कीप को उल्टा रखकर इसके अंदर हाइड्रिला जलीय पादप लगा देते हैं। इसको पानी से, इसके ऊपर पानी से भरी हुई एक परख नली लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, और इसको यहां तक पानी का भर देते हैं, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, धूप में रख देते हैं सुबह से शाम तक। इसमें यहाँ पे बुलबुले निकलेंगे, आप जानते ही हो इसको अच्छी तरह से, बुलबुले निकलेंगे। ये बुलबुले इस जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, एयर यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी, वो दाब डालेगी, वैसे वैसे जल नीचे उतरेगा और शाम तक लगभग ये परख नली जो है वो आधी से ज्यादा खाली हो जाती है, ठीक है। अब अपन इसके नीचे अंगूठा लगाकर और इसको सीधा कर लेंगे परख नली को, और इसके ऊपर जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे, तेजी से जलती। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये वाला प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती सिद्ध करता, सामान्य सा प्रयोग। तो आपको इसका कोई नाम नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बीकर में, एक कीप में एक जलीय पादप लगा हुआ है और उसपे एक परख नली उल्टी रखी हुई है, उसमें पानी के बुलबुले उसमें वायु के बुलबुले प्रेक्षित किए जाते हैं। ये प्रयोग किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन विमुक्त होती है। फिर एक प्रयोग आया हमारे पास, विल्मांट बबलर प्रयोग। बिल्कुल ऐसा ही है, विल्मांट बबलर प्रयोग। इसमें क्या होता है, बिल्कुल यही परख नली लगाई है हमने,
ये आपने लगा दिया फन्नल, एक फन्नल लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। इसके ऊपर ये परखनली लगा दी उल्टी, इसमें वही जलीय पादप लगा दिया हाइड्रिला, और आपने इसको पानी से भर दिया, इसको पानी से भर दिया। अब आप इस पूरे सिस्टम को क्या करते हो, धूप में रखते हो, तो बुलबुले निकलेंगे, ठीक है। इन बुलबुलों को हम लोग गिनकर और प्रकाश संश्लेषण की दर का पता करते हैं। इसमें क्या करें, पहले आपने इसको छाया में रखा, सपोज करो, तो आपने देखा कि छाया के अंदर एक बुलबुला लगभग 10 मिनट में निकल रहा है, मतलब इस वेग से अब ये कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण की दर अत्यंत न्यून है। दूसरी बात, अब आपने इसको धूप में रखा तो देखा कि 1 मिनट में 10 निकल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बाइकार्बोनेट मिला दिया, मतलब सोडा मिला दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बढ़ गई, देखा कि 20 बुलबुले प्रति मिनट निकल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती। तो इस प्रयोग का नाम है विल्मॉन्ट बबलर प्रयोग, ऊपर लिखा हुआ है विल्मॉन्ट बबलर एक्सपेरिमेंट। ये बबल्स की संख्या को, बुलबुलों की संख्या को गिनकर पता लगाया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आया अगला, मोल का आधा पत्ती प्रयोग। आधा पत्ती प्रयोग इन्होंने क्या किया, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं, या आपके पास एक गमला है, इसमें ये प्लांट्स लगे हुए हैं इस तरीके से, ये एक प्लांट लगा हुआ है, ऐसे कोई सा पादप ले सकते हैं आप। इसमें आपने इसको क्या किया, इस पत्ती का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसको आपने एक बोतल में इस तरीके से पैक कर दिया, आधे भाग को, ये बोतल है, ये लीजिए, और यहाँ पे कॉर्क लगा दिया अच्छी तरह से, और ये पत्ती का शेष भाग हो गया यहाँ तक, और इसमें आपने KOH भर दिया, ये है KOH। इस पूरे सेटअप को आपने क्या किया, धूप में रखा 12 घंटे। 12 घंटे धूप में रखने के बाद इस पत्ती को तोड़ लेते हैं, और इस पत्ती को तोड़कर अपन इसका क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करते हैं। आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, और पत्ती के अंदर स्टार्च की मात्रा देखने को मिलती। इस वाले भाग में ये बाहर की तरफ था, इसलिए इसको सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान सब कुछ मिला, तो इसमें क्या हो गया, स्टार्च का संश्लेषण हो गया, और स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, तो ये पत्ती का ये वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है, ये नीला हो जाता है। लेकिन इस वाले भाग में क्या होता है, KOH जो है ना, इस बोतल के अंदर जो वायु थी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, तो इस बोतल में बाकी की गैसें तो सारी हैं पर CO2 नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है, इसको सनलाइट भी मिली, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बस CO2 नहीं मिल रही है, तो ये वाला भाग रंगहीन रहता है, ये कलरलेस रहता है, और इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है। तो ये क्या सिद्ध करेगा, प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 आवश्यक होती। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन 2 बने। नंबर 1, मोल का आधा पत्ती प्रयोग क्या सिद्ध करता है, तो आंसर आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया कि मोल के आधा पत्ती प्रयोग में या प्रकाश संश्लेषणी प्रयोगों में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावी रूप से हटाने के लिए
कौन सा रसायन उपयोग में लिया जाता है? तो आंसर आएगा KOH। KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूर्णतः हटा देता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये था मोल का आधा पत्ती प्रयोग, जो सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। अगला पॉइंट, गैनोंग लाइट स्क्रीन प्रयोग। अब देखो ये कोई नाम बहुत बड़ा सा नहीं है, लाइट स्क्रीन कोई बहुत बड़ी नहीं होती। जो मंजीरे होते हैं ना, भजनों में बजाए जाते हैं, उसके जैसी दो प्लेट होती हैं, एक ये और एक ये, और ये एक इस तरीके की क्लिप से जुड़ी रहती। इस एक प्लेट तो सतत होती है और दूसरी प्लेट के ऊपर क्या होता है, इस तरीके का एक तारा कटा होता है, ऐसे ऐसे। हम लोग क्या करेंगे, एक पादप है गमले में लगा हुआ, ये लीजिए, और इसकी ये एक पत्ती है, ऐसे खूब सारी है, अपने को तो एक से मतलब है। इसके ऊपर अपने इस लाइट स्क्रीन को पैक कर दिया, इस तरीके से पैक कर दिया। इसके ऊपर वो तारा कटा हुआ है और ये धातु की है। इस वाले सेटअप को हम 12 घंटे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और 12 घंटे बाद आयोडीन टेस्ट करते हैं इस पत्ती का। तो इस पत्ती का आयोडीन टेस्ट आप करोगे तो इसमें क्या होता है, ये वाला भाग कलरलेस मिलता है, रंगहीन मिलता है, क्योंकि धातु सूर्य के प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता। लेकिन जो कटा हुआ भाग होता है ये नीला हो जाता है, क्योंकि इधर से पादप को क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश मिला। ठीक है, तो ये क्या सिद्ध करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रयोग सारे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषण के महत्व। देखो सबसे पहली बात, पृथ्वी पर जो भोजन का स्रोत है वो एकमात्र सूर्य का प्रकाश है, और इस सूर्य के प्रकाश को मतलब भोजन का स्रोत बनाने का काम करता है, सीधा खाया नहीं जाता। तो आप ये कह सकते हो कि ऊर्जा का स्रोत जो पृथ्वी पर है एकमात्र वो सूर्य का प्रकाश है। इस सूर्य के प्रकाश को भोजन में बदलने का काम केवल हरे पादप कर सकते हैं, बाकी के सारे जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पादपों पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है बड़ा सिंपल सा, कि एक गाय घास खाती, एक हिरण घास खाती, तो डायरेक्ट घास खा रही, और हिरण को शेर खा रहा है तो इनडायरेक्ट घास खा रहा हो। यदि घास नहीं होगा तो हिरण नहीं होगा, हिरण नहीं होगा तो शेर अपने आप मर जाएगा। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग इसके ऊपर निर्भर होते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, यह है समस्त जीवों के लिए खाद्य का आधार होता है, खाद्य का आधार होता है। दूसरे नंबर पर इसमें उप उत्पाद के रूप में O2 निकलती, जो जीवों के श्वसन हेतु आवश्यक होती। तीसरे नंबर पर CO2 का उपभोग होता है, अतः CO2 की सांद्रता को नियत बनाए रखता। ये दोस्तों इसके यूजेज हो गए, मतलब महत्व हो गए। 3 महत्व है, भोजन का स्रोत,
संपूर्ण जीवों के लिए भोजन का स्रोत। ऑक्सीजन की विमुक्ति तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ताकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियत रखा जा सके। ये 3 भाग होते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हुआ प्रकाश संश्लेषण। अब नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषणी विष। प्रकाश संश्लेषणी विष वे रसायन जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं उनको अपन प्रकाश संश्लेषण विष की संज्ञा देते हैं। और इसमें आपको एक ही नाम याद रखना है, DCMU, डाइक्लोरो मैथिल यूरिया। ये क्या करता है, PS सेकंड को रोक देता है, जिससे ऑक्सीजन की विमुक्ति भी रुक जाती है और NADPH2 का निर्माण भी रुक जाता है और प्रकाश संश्लेषण घट जाता है, बंद हो जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण को रोकने के काम आता है, DCM। एक ही नाम याद रखो, सफिशिएंट। तो दोस्तों ये अपना प्रकाश संश्लेषण यहाँ के समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इतना ही टाइम हमारे पास बचा आज में। नेक्स्ट टर्न पे अपन रेस्पिरेशन शुरू करेंगे और उसके बाद आप प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन की हम बात कर लेते हैं। बात आती है हमारी, सॉरी, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, एक विद्यार्थी एक जार में सोडा वाटर, क्लोरोफिल का मिश्रित तथा प्रोटॉन ग्राही रसायन लेकर इसे सूर्य के प्रकाश में अनुकूलतम ताप पर रखता है तो क्या होगा। पहला, जार का घोल गाढ़ा अपारदर्शी हो जाएगा। दूसरा, शर्करा का निर्माण होगा तथा घोल गाढ़ा हो जाएगा। तीसरा, ऑक्सीजन की विमुक्ति होगी। चौथा, कोई प्रक्रिया नहीं होगी। देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, एक विद्यार्थी ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सारी चीजें और एक जार में रख दी सोडा वाटर के साथ। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत होता है और उसके अंदर उसने सारी व्यवस्थाएं जमा दी और उसको धूप में रखा। क्या, चलो अपन दूसरे पहले को लेते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं इसको। गाढ़ा हो जाएगा और गोल पारदर्शी हो जाएगा। ऐसे कर दिया। दोस्तों बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है।
आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए यदि कुछ करना है, प्रकाश संश्लेषण प्रयोग, तो संपूर्ण क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपके पास है क्लोरोप्लास्ट, इस वाले रीजन में तो होती है प्रकाशी का विक्रिया, और इस वाले क्षेत्र में जो है ना बचा हुआ ये जो क्षेत्र होता है इसमें होती है अप्रकाशी का विक्रिया। यदि आपने क्लोरोफिल का रस निकाला, क्लोरोफिल निकाला केवल, तो कुछ नहीं होगा, ना तो लाइट अवशोषित करेगा, ना ऑक्सीजन विमुक्त कर पाएगा, और ना शर्करा बन पाएगी। तो इसलिए आंसर चौथा चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा आंसर क्वेश्चन है। यदि मैं यहां पर क्लोरोफिल निःसृत की जगह पे क्लोरोप्लास्ट रख देता तो क्या हो जाता, हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन विमुक्त होती, ठीक है, शर्करा तो फिर भी नहीं बनती, वो अंदर बनती, तो गोल में कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल में थोड़ी निकलेगी यार, वो तो अंदर ही बनेगी ना। इसलिए याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट के लिए एक प्रकाश संश्लेषण के लिए एक संपूर्ण क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। यदि आप उसका एक भाग काम में लेते हो तो कोई क्रिया नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और भी कर लेते हैं अपन। एक पादप को सतत सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जबकि दूसरे को एकांतरित सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। तो एक पादप इसको ए मान लो, जबकि दूसरा इसको बी मान लो। तो पहला ऑप्शन है ए में प्रकाश संश्लेषण लब्धि बी की अपेक्षा उच्च होगी। दूसरा, बी में प्रकाश संश्लेषण लब्धि ए की अपेक्षा उच्च होगी। तीसरा पॉइंट, दोनों में प्रकाश संश्लेषण लब्धि समान होगी। चौथा, दोनों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। बोलो, बड़ा सिंपल सा है। यदि आप एक पादप को लगातार सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड साथ साथ चलते हैं, एफिशिएंसी कम होती है। जबकि एकांतरित रखा जाए तो जैसे ही आप उसको कम प्रकाश में स्थानांतरित करते हैं, अंधेरे में करते हैं, तो पीएस फर्स्ट तेजी से चलेगा, और यदि आप उसको सूर्य के प्रकाश में सीधे रखते हैं तो पीएस सेकंड तेजी से चलेगा, तो लब्धि बढ़ जाएगी। सो आंसर सेकंड आएगा, बी की प्रकाश संश्लेषण लब्धि ए की अपेक्षा ज्यादा होगी, जबकि ए में सतत प्रकाश में रख दिया आपने उसको, इसलिए लब्धि कम होती। ये एक सिंपल सा कार्य, एक छोटा सा क्वेश्चन। एक अलग एक क्वेश्चन हो रहा है आपके पास। एक पादप की आधी पत्तियां
हटा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर, पहला बोलता है घट जाएगी, वह लब्धि भी कम होगी। दूसरा, बढ़ जाएगी, वह लब्धि, परंतु कर दो, लब्धि घट जाएगी। तीसरा, बढ़ जाएगी परंतु तथा लब्धि भी बढ़ जाएगी। चौथा, घट जाएगी परंतु लब्धि बढ़ जाएगी। बोलो क्या किया जाए? देखो, आपने पौधे पे 100 पत्तियां थी, उन 100 पत्तियों का उस आसपास के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका उपयोग किया जा रहा था और प्रकाश का उपयोग किया जा रहा था, पादप के द्वारा अवशोषित जल का उपयोग किया जा रहा था। आपने उसमें से 100 में से 50 उड़ा दी। अब 50 पत्तियों को वहां का वातावरण मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा मिलेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश और उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा अधिक मिलेगी। ठीक है, परंतु क्या होता है, टोटल लब्धि घट जाएगी क्योंकि एक पत्ती अब पहले 1 मिलीग्राम खाद्य बना रही थी 1 घंटे में, अब वो 1.25 मिलीग्राम बनाएगी, तो 1.25 तो हो गया, बढ़ तो गई, दर तो बढ़ गई, परंतु टोटल लब्धि उसके बराबर थोड़ी पहुंच जाएगी। एक पत्ती डबल काम थोड़ी कर लेगी, इसलिए लब्धि, कुल लब्धि घट जाएगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये था। तो दोस्तों यहां आकर हमारे बात पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की। अब हम नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे आपके साथ प्रकाश श्वसन, पादपों में श्वसन के साथ। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।